हम सभी 50वें स्थापना दिवस की स्वर्णिम यात्रा के स्वर्ण जयंती के साक्षी बन रहे हैं। मैं आज के इस स्पेशल लेक्चर के लिए हमारे बीच यहाँ पधारे आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोडक जी, चांसलर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे फॉर्मर चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर सुदर्शन राव जी, मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर कुमार रत्नम जी और मेरे सहयोगी डॉक्टर राजेश कुमार सर, डायरेक्टर जेपीयू। आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप कृपया मंच पर अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करें और आपकी करतल ध्वनि के बीच ऐसा हो तो हमारी परंपरा है कि हम माँ सरस्वती की आराधना के साथ ही अपनी सारस्वत यात्रा, सारस्वत साधना प्रारंभ करते हैं। मैं अपनी टीम से निवेदन करता हूँ, शेखर आईटी टीम, कि वो माँ सरस्वती की वंदना। या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृति देवै संवर्धिता शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरं वर्यां च वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अतिथि देवो भव, ये हमारी अक्षुण संस्कृति का उत्स रहा है। शायद इन्हीं परंपराओं के निर्वहन के कारण, इनके ही प्रवाहमान होने के कारण इतने सारे झंझावातों को झेलते हुए भी भारतीय संस्कृति आज जीवंत है। दुनिया की शायद उसके साथ प्रारंभ हुई सभी संस्कृतियां काल के गाल में समा गई, लेकिन हम अपनी विशिष्टताओं के साथ आज भी जीवंत हैं। ईश्वर आराधना के बाद अतिथि आराधना, अतिथि देवो भव की अपनी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रोफेसर कुमार रत्नम सर से कि वे आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुदर्शन राव सर का शॉल और अंगवस्त्र और जर्नल प्रदान कर, बुक सेट प्रदान कर आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर नोपुर जी से निवेदन, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, कि आप श्रीफल और बुके देकर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष।
श्रीफल और पुष्पगुच्छ। हमारे सम्मानित सदस्य आदरणीय प्रोफेसर उमेश कदम जी से मेरा आग्रह है कि आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोडक जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, आप उनका अंगवस्त्र और जर्नल का हमारा सेट देकर आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोडक जी। इसी क्रम में डॉक्टर राजेश कुमार जी से निवेदन कि वे श्रीफल और पुष्पगुच्छ आदरणीय प्रोफेसर मोडक जी को प्रदान करें। भौतिक वस्तुओं से स्वागत अभिनंदन के बाद अक्षर ब्रह्म के माध्यम से अपने अक्षर से स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर कुमार रत्नम जी से आग्रह करता हूं कि वे स्वागत भाषण के लिए हों। प्रोफेसर कुमार रत्नम। धन्यवाद ओम जी। क्लिष्टतम क्लिष्ट हिंदी के बाद आपने मेरे को बोला है तो प्रयास करता हूँ परंपरा का निर्वाह करूंगा। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो अपना 50 वर्ष पूर्व स्थापित इन उद्देश्यों को लेकर भारतीय इतिहास को चिंतन, दिशा और दशा शोध के माध्यम से करने की दृष्टि से स्थापित की गई थी, उसकी यात्रा के 50 वर्ष बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ण हुए। इस पर सभी उपस्थित माननीय अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पूर्व अधिकारियों को मैं परिषद के माननीय अध्यक्ष एवं समस्त परिषद की ओर से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। स्थापना दिवस व्याख्यान या फाउंडेशन डे लेक्चर एक लंबी परंपरा है। बहुत विद्वान जनों ने अपने विषय को इस इतिहास यात्रा को बढ़ाने के लिए आज के दिन निरंतर रखा है। उसी अनुक्रम में ये आज स्थापना दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसका व्याख्यान, और ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि भारतीय चेतन के प्रकाश में भारतीय अध्ययन, अध्यापन और वैचारिकी को एक राष्ट्र को दिशा देने वाले ऐसे विद्वान परम आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोडक जी, जो वर्तमान में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुलाधिपति हैं, मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि सहजता के साथ आपने आज के इस विषय को रखने के लिए अपनी सहमति दी। मैं परिषद के सभी सदस्यों और माननीय अध्यक्ष की ओर से आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। व्यक्तिगत मेरे लिए ये बहुत अधिक गौरव का क्षण है कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुदर्शन राव जी, जिनसे मैं पहली बार 28 मई 2014 को जब मिला था, मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन आपका व्यवहार, इसने आज तक निरंतर एक पिता के रूप में, विशेषकर जब मेरे पिताजी इस भौतिक जगत में नहीं रहे, प्रतिदिन मुझसे पूछना मेरी कुशल क्षेम, मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ और परिषद के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों, सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और कृतज्ञता भी मैं परिषद की ओर से ज्ञापित करता हूँ कि आपने जिस सहजता से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी और जो मूल्य आपने स्थापित किए थे, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 3 माननीय अध्यक्षों के साथ लगातार रहा हूं और
तीनों के साथ बहुत ही एक स्नेह और सामंजस्य का मेरा काल रहा, चाहे सदस्य के रूप में, चाहे सदस्य सचिव के रूप में। तो मैं कहीं ना कहीं वर्तमान माननीय अध्यक्ष जी की दृष्टि और आपकी दृष्टि में इस उपक्रम के आधार पर एक संभाव देखता हूँ, समानता देखता हूँ। जिस तरीके से पूर्व के सारे अध्यक्षों को, सदस्यों को सारे का स्मरण करना, उनको उचित सम्मान देना, उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आपने हमें मार्ग दिखाया था उस पर हम चल पा रहे हैं। और इस हाल में विशेष रूप से जो हमारे माननीय सदस्य उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से हमारे पूर्व सदस्य जैसे प्रोफेसर टीपी हरिदास जी, और जिनके साथ मैंने प्रारंभिक कहना चाहिए शपथ ली थी सदस्य के रूप में, ऐसे प्रोफेसर गोपीनाथन जी, और बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो पूर्व में सदस्य रहे हैं, प्रोफेसर वशिष्ठ साहब, ऐसे अनेकों अध्येताओं का जिनका मुझे अभूतपूर्व 7 वर्षों में स्नेह मिला है। मैं उन सब का भी माननीय अध्यक्ष जी की ओर से और परिषद की ओर से बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकृत कर हमें गौरव बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। जब ये विषय माननीय मोदक जी ने मुझको दिया था, चर्चा की थी, तो मेरे मन में भी कई प्रश्न थे और कई चर्चाएं भी मैंने की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी, माननीय अध्यक्ष जी से भी विस्तार में चर्चा हुई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने हमारे साथ विषय को रखा, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे और अध्यक्ष जी को उसमें लगा कि हाँ, विषय की कहीं ना कहीं एक संलग्नता है, प्रासंगिकता है और कहीं तारतम्य है, और इस विषय का चयन के लिए आप विषय को रखेंगे। मैं पुनः इस सदन में उपस्थित सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और एक विशेष रूप से मैं अंतिम में इसलिए कह रहा हूं कि प्रोफेसर AP जामखेड़कर साहब, जिनके साथ मुझे 2 वर्ष लगातार सदस्य सचिव के रूप में काम करने का मिला, मैंने केवल एक ही शब्द सुना सर के मुंह से, हाउ वंडरफुल, वंडरफुल, गो अहेड। तो ये जो हमारा एक संपर्क और आशीर्वाद के रूप में ये मिला है, मैं आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आपकी भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं माननीय अध्यक्ष जी और संसद की तरफ से कि आप उपस्थित हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत सारे फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरीज, फॉर्मर मेंबर्स, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का जो विषय है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं महात्मा गांधी, हिंद स्वराज और अंत्योदय से लेकर एकात्म मानववाद तक की यात्रा। इस पर आदरणीय प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक जी, जो माननीय कुलाधिपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, 2 विषयों में आपका मास्टर्स आपने किया, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, JNU से आपकी PhD हुई सोवियत पे। अकादमिक अवदान को दृष्टिगत रखते हुए 2015 में भारत सरकार ने आपको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर 2020 तक के लिए नामित किया था। 2 टर्म आप स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, कोंकण क्षेत्र से MLC रहे 1994 से लेकर अगले 12 वर्षों तक, मुझे लगता है 1994 से 2006 तक का कालखंड था। 30 से अधिक पुस्तकें, 110 से अधिक रिसर्च पेपर्स और बहुत सारी पर्सनालिटीज पे बहुत अथॉरिटेटिव वर्क आपका। लोहिया, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, 1857 का स्वातंत्र समर, धर्मपाल साहित्य, इस पे जो आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं वो अकादमिक जगत में अपनी एक अलग स्थान उनका है। मैं इस विषय पर समय न लेते हुए आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोडक जी से आग्रह करूंगा कि हिंद स्वराज और अंत्योदय से लेकर एकात्म मानववाद तक की जो यात्रा है, उसका जो विद्वत विवेचन है, उससे हम सबको अभिसिंचित करें। आदरणीय प्रोफेसर अशोक मोडक जी। आज के
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय प्रोफेसर सुदर्शन राव जी, उनके पड़ोस में बैठे हुए माननीय प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, माननीय उपाध्याय जी, माननीय राजेश कुमार जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए विद्यमान अध्यक्ष माननीय तंवर साहब, बाकी सभी गणमान्य प्रिय आदरणीय भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम के मेरी दृष्टि में 3 पहलू है। एक तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की ओर से यह कार्यक्रम हो रहा है, और वह भी फाउंडेशन डे के बारे में, उसको निमित्त मानकर आपने मुझे निमंत्रण दिया है। पता नहीं हाउ फार आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन। इस कार्यक्रम की दूसरी विशेषता यह है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के पुण्य स्मरणार्थ ये जो भवन खड़ा हुआ है, इस भवन में नालंदा सभागृह में यह कार्यक्रम हो रहा है। मित्रों, क्या हम नहीं पहचानते, नहीं जानते कि यद्यपि पूरे यूरो अमेरिकन वर्ल्ड में जॉन रॉल्स का नाम इंसाफ और इंसानियत के उपासक के नाते लिया जाता है, उनके पूर्व काल में बाबा साहब अंबेडकर ने इसी विषय में जो काम किया है, मैं मानता हूं पूरे चिंतन की नींव बाबा साहब अंबेडकर जी ने निर्माण की है। शायद मेरा कहना अतिशयोक्ति का नहीं होगा। इस सभागार में भाषण देना, प्रकट चिंतन करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। अगेन आई डोंट नो हाउ फार आई विल बी एबल टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर चैलेंज। तीसरी विशेषता यह है कि मंच पर तथा मेरे सम्मुख सभागार में ऐसे गणमान्य विद्वान अनुभवी श्रोता उपस्थित है। पता नहीं आखिर वह क्या सोचते रहेंगे और मेरे भाषण के पश्चात वह क्या विचार करेंगे। संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि मेरी धृष्टता के लिए आप कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जहां तक इस विषय का सवाल है, मैं मानता हूं भाषण के प्रारंभ में ही आखिर इसी विषय पर भाषण देने का निर्णय मैंने क्यों लिया, इसका उत्तर यदि प्रारंभ में ही मैंने देने का प्रयास किया तो वह अनुचित नहीं होगा। मित्रों, पहला कारण यह है कि आखिर इसी साल भारतीय स्वतंत्रता को 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। क्या आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय 1857 से जो ये लड़ाई, जो ये संघर्ष शुरू हुआ, उस पूरे संघर्ष का पुण्य स्मरण करना और जिन जिन लोगों ने वास्तव में इस भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम योगदान दिया, उनके बारे में कृतज्ञता अर्पित करना उचित होगा या नहीं। आखिर जब हम बाबा साहब अंबेडकर होंगे, फुले होंगे, गांधी जी होंगे, सावरकर होंगे, नेहरू जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे, इनका पुण्य स्मरण करते, कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते, ध्यान में आता है कि आखिर उपनिषदकारों से ये परंपरा शुरू हुई है। जब कर्म कांडों का और दलालों का आधिपत्य भारत को सताने लगा, तब वास्तव में मूल अर्थ क्या है, आखिर किस परंपरा को हमने चरितार्थ करना हमारा दायित्व है, ये बताने का जिन्होंने महत् कार्य किया, उनका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल करते हैं। दूसरा कारण है कि देखिए, यह उल्लेख मैंने अभी किया कि उपनिषदकारों से लेकर अंबेडकर जी तक
जो समाज सुधारकों की परंपरा इस भारत ने देखी, परंपरा का हमारे सर पर बड़ा बोझ है, ऋण है। 3 शब्दों में हम उस ऋण का अभिव्यक्तिकरण कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कालबाह्य रूढ़ियों पर प्रहार किया, दूसरी बात प्रयत्नवाद का पुरस्कार किया, और तीसरी बात सच्चे बुद्धिवाद का प्रसार किया। मित्रों, आखिर इन सब लोगों ने हमें सिखाया कि यद्यपि मैं फलाने प्रांत में पैदा हुआ होगा, मैं विशिष्ट जाति का होगा, मैं किसी संप्रदाय का होगा, लेकिन मेरा परम कर्तव्य संपूर्ण भारतवर्ष की पूजा करना यही है। भारतीय भूतवा भारतम भजे। आजादी का अमृत महोत्सव करते समय तथा भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में जिन जिन महापुरुषों ने, महिलाओं ने स्वर्णिम योगदान दिया, उनका कृतज्ञता पूर्वक पुण्य स्मरण करते समय क्या हमने ये मंत्र दोहराना समय का तकाजा है या नहीं? भारतीय भूतवा भारतम भजे। मित्र, और एक कारण, क्या संयोग है, इत्तेफाक है, पता नहीं, लेकिन भूमंडलीकरण पर्व को इसी साल 30 साल पूर्ण हो रहे हैं। All of us know that it was a kind of package deal. भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। मेरे ध्यान में यह आता है कि इन 3 दशकों में, 30 सालों में भारत ने पूर्ण विश्व में एक खुद के लिए प्रतिमा प्रस्थापित की है, जिसके बारे में हमने और आपने गर्व की भावना महसूस करने की जरूरत है। और मैं इस निष्कर्ष पे आने वाला हूं, जिसका विवेचन, विवरण भाषण के माध्यम से मैं करने वाला हूं। क्या यह सही है या नहीं कि आखिर इन 3 दशकों में जरा 2015 का इंडिया फिलांथ्रोपी रिपोर्ट आप पढ़िए, जिसका एक कोटेशन मैं आपको बताने वाला हूं। यानी पूर्ण दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हुआ होगा, भूमंडलीकरण हुआ होगा, निजीकरण हुआ होगा, भारत ने किस दृष्टि से इन 3 विचार प्रवाहों की तरफ देखा, क्या व्यवहार किया, इसका प्रमाण मैं मित्रों देने वाला हूं। एंड आई कोट, as per the India Philanthropy Report 2015, India has added since 2009 more than 100 million private donors, and they are contributing to a wide array of social causes. One may also refer to Corporate Social Responsibility Act passed in 2013. मित्रों, यदि प्राइवेटाइजेशन का मामला शुरू हुआ है तो उसका नाजायज लाभ उठाने के बजाय मेरे पास जो कुछ धन है, सामान्य व्यक्ति को भी मैं उसमें सम्मिलित कर लूंगा, मेरे धन का कुछ हिस्सा उसके चरणों में समर्पित करूंगा। क्या ये भारत की विशेषता इन 3 दशकों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुई है या नहीं? जब ये 3 दशकों का मैं विचार करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 2016 में भारत में दिल्ली में वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और मुझे पक्का स्मरण है सीरिया के ग्रैंड मुफ्ती भारत आए थे। मित्रों, हम जानते हैं कि पूर्ण अरब विश्व में 2011 से लेकर शायद आज तक अरब स्प्रिंग का इस्लामिक विंटर में परिवर्तन हो चुका है। सीरिया उसकी जननी है। सीरिया का ग्रैंड मुफ्ती दिल्ली में आकर भारत में जो सूफी परिषद हुई उसमें सहभागी होकर टाइम्स ऑफ इंडिया को साक्षात्कार देता है और एक कहता है, मैं भारत में चमत्कार देखता हूँ। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों, पंथों, संप्रदायों के लोग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक आदर्श प्रमाण दुनिया के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
हमारे देश में सीरिया में खून की नदियां बह रही, कई लोगों को मौत के घाट पर उतारा जा रहा है, और यहाँ पता नहीं कैसे लोग आराम से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का प्रमाण दुनिया को दिखा रहे हैं। मित्रों, इन्हीं 3 दशकों में 500 सालों का झगड़ा खत्म हुआ, लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से खत्म हुआ। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र की भूमि पर, जन्मभूमि पर न केवल पूजन हुआ, नजदीकी भविष्य काल में भगवान राम का मंदिर वहां निर्माण होने वाला है। चमत्कार ये हुआ कि सलमान खुर्शीद जैसे मनमोहन सिंह के कालखंड में जो परराष्ट्र मंत्री रहे थे, और जिन्होंने हिंदू राष्ट्र शब्द ये ऑक्सीमोरन है, वदतो व्याघात है, इस तरह का वक्तव्य किया था, खुर्शीद महोदय ने अभी वक्तव्य प्रकाशित किया है, राम मंदिर का निर्माण स्वागत योग्य विषय है, समय बदला है। ये चमत्कार है भारत की भूमि में हो रहा। ना झगड़े हुए, न दंगे फिसाद हुए, ना हिंदुओं ने उसके कारण एक नशा दिखाई, ना मुसलमानों ने उसके कारण गिल्ट महसूस किया। भारत में क्या नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि आखिर गांधी जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने जो मार्गदर्शन किया, जो उपदेश किया, जो भारतीय संस्कृति का वर्तमान कालखंड के लिए अनुरूप उचित ऐसा एक आविष्करण किया, उसके प्रमाण मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आखिर महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों का पुण्य स्मरण करना इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में उचित होगा, प्रासंगिक होगा, समयोचित होगा। आखिर राष्ट्रपति महोदय ने, विद्यमान राष्ट्रपति जी कोविंद साहब, जब पद ग्रहण किया तो उस पद ग्रहण करते समय जो भाषण दिया है वो भाषण मैंने पढ़ा है। उस भाषण में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी दोनों का पुण्य स्मरण किया है। एंड आई थॉट ऑल ऑफ अस शुड कम टुगेदर and endeavor to make our nation strong and prosperous. We all aspire to see the blossoming of fully egalitarian order in India through the building of well-educated, morally sound, upright and homogeneous society. Both Mahatma Gandhi as well as Pandit Deendayal Upadhyay not only shared this viewpoint but also imbibe the significance of such perspective on mass scale through interactions with several people. Let us march ahead in the light of the guidance of these stalwarts. मित्रों, कोई व्यक्ति शायद इसके बारे में कुछ आक्षेप उठा सकता है, and I am ready to give him benefit of doubt. दुख है शंका व्यक्त करने में, संशय उपस्थित करने में। Come on, let us try to understand his or her viewpoint. नंबर 1, क्या ये सही नहीं कि आखिर महात्मा गांधी जी तो राष्ट्रपिता थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ और जनसंघ के जीवन भर के प्रचारक थे। शायद कोई बंदा उठकर पूछ सकता है ना, भाई हाउ डू डेयर टू क्लब देम टुगेदर? And I am ready to give him that benefit of doubt. शायद दूसरी बात वह व्यक्ति हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है कि अरे भाई दोनों के उम्र का भी ख्याल करो ना। 1869 का गांधी जी का जन्म है, 1916 में दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। नतीजा क्या हुआ? जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया, उसी दशक में गांधी जी के जीवन का सायंकाल शुरू हुआ। दीनदयाल जी कभी भी गांधी जी के आश्रम में नहीं रहे होंगे, परंतु दीनदयाल जी के साहित्य का, उनके भाषणों का चिंतन करने के पश्चात आपको पता लगेगा, हम और आप मेरी भूमिका से सहमत हो जाएंगे कि अरे हाँ भाई, एकलव्य भी द्रोणाचार्य के आश्रम में कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन क्या एकलव्य ने ही द्रोणाचार्य की विद्या
ठीक ढंग से आत्मसात की, तो क्यों ना हम उस दृष्टि से दोनों का एकत्रित विचार करें, चिंतन करें। तीसरा मुद्दा शायद ये व्यक्ति उठा सकता है, क्या यह सही नहीं कि आखिर 100 साल पहले जब खिलाफत आंदोलन की पालकी गांधी जी ने अपने कंधों पर उठाई, तब मालवीय जी से लेकर कई लोग चिंताग्रस्त हुए थे। बाद में उसका क्या हुआ, क्या फल भुगतना पड़ा, हम और आप ठीक तरह से जानते हैं। ए.बी. शाह जो एक महाराष्ट्र के, भारत के विचारक चिंतक है, उन्होंने तो गांधी जी के इस पूरे अप्रोच का राम रहीम अप्रोच इस शीर्षक से वर्णन विश्लेषण किया है। पंडित दीनदयाल जी ने भी उस विषय की आलोचना की है। And still, I dare to club them together because although there were certain differences, those differences happened to be the differences of degree and not of kind. हम भूल नहीं सकते कि आखिर छोड़ दो ये मामला, गांधी जी का जो चिंतन है वो असली भारतीय चिंतन है। भारतीय संस्कृति, भारतीय भाव विश्व, भारतीय सभ्यता, इन सभी बातों का एक विलक्षण प्रभावी आविष्करण गांधी जी की वाणी से और लेखनी से निरंतर हो चुका है। मित्रों, मैंने इसीलिए सोचा कि यद्यपि इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं, तो भी जरा समय निकालकर शांति से दोनों के जीवन का, साहित्य का, भाषणों का गहराई में जाकर हम चिंतन करें, तो मित्रों पता लगेगा कि आखिर दोनों के हमारे ऊपर बड़े भारी एहसास है, उपकार है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास डॉक्टर संपूर्णानंद ने दीनदयाल जी के पॉलिटिकल डायरी के लिए जो प्रस्तावना लिखी है, उस प्रस्तावना के अंश है। हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी कांग्रेस के नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, काशी विश्वविद्यालय के विद्यापीठ के चांसलर रहे थे, ख्यातनाम व्यक्ति थे। दीनदयाल जी की मृत्यु के पश्चात नानाजी देशमुख जब संपूर्णानंद जी को मिले, ये प्रार्थना करने के लिए कि आपकी लेखनी से हमें उसका प्राकथन चाहिए, फॉरवर्ड चाहिए, संपूर्णानंद जी ने तुरंत हाँ कहा। ये सब भाव उन्होंने अपने फॉरवर्ड में व्यक्त किया है। एंड आई कोट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सुनिए संपूर्णानंद जी क्या कहते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, द फॉरवर्ड is only a simple expression of that great virtue of tolerance, which we all must learn to practice if democracy is to take roots in our country. अरे भाई, फलाना व्यक्ति दूसरे राजनीतिक दल का है, इसलिए वो क्या मेरा दुश्मन हो गया? जाति, प्रांत, पंथ, पार्टी, इन सब के ऊपर उठकर मूलभूत मानवीय मूल्यों की हम पूजा करने वाले हैं या नहीं? Are we not going to search commonality which have ultimately contributed to the ethos of India? संपूर्णानंद जी आगे जाकर जो दीनदयाल जी का वर्णन विश्लेषण करते, हम गदगद हो उठते हैं। And I quote, Deendayal was one of the most notable leaders of India. He was devoted to the highest good of this country. He was a person of unimpeachable character, a leader whose weighty words swayed thousands of educated men throughout India. दीनदयाल जी की मृत्यु हुई, उनका देह यहाँ दिल्ली में लाया गया। मैं दिल्ली में उस वक्त था। पूर्ण रात भर उस मृतदेह के पड़ोस में मैं था। कारण मेरा सद्भाग्य ऐसा है कि मैं जिस महाविद्यालय में एमए का अध्ययन कर रहा था, 1962 की घटना है। हमारे प्राचार्य महोदय कम्युनिस्ट होने के बावजूद मैंने उनको आग्रह किया कि दीनदयाल जी का भाषण हमें सुनना चाहिए। क्या बताऊं मैं आपको मित्रों, जिस प्राचार्य महोदय ने उसको विरोध किया था और अंत में हम छात्रों की इच्छा का सम्मान करने के हेतु उन्होंने दीनदयाल जी को न्योता दिया,
दीनदयाल जी का भाषण सुनकर गदगद हो गए। मैं आज भी बस स्मरण करता हूँ, चकित हो जाता हूँ। प्राचार्य नाना साहब वैद्य, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक दिन के कार्यकर्ता थे, वे अध्यक्षीय भाषण में कह बैठे, मेरी समझ में नहीं आता किस शब्दों में दीनदयाल जी का अभिनंदन वंदन करूं। था 20 साल पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, लेकिन आज भी मेरे दिमाग से मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूं ये विचार अनुपस्थित नहीं होता। मेरे पड़ोस में दीनदयाल जी बैठे हैं, 1 घंटे से उन्होंने सरस्वती मंदिर में जो भाषण दिया है, न उन्होंने कभी संघ का उल्लेख किया, न जनसंघ का उल्लेख किया। मैं सरस्वती के मंदिर में आया हूं। ये भाव दीनदयाल जी के पूरे व्यवहार में जिस तरह से आविष्कृत हुआ, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने किस तरह का पाठ दीनदयाल जी के चरणों में बैठकर ग्रहण किया है। यह है दीनदयाल, कितना संयम, असामान्य संयम। यानी मैं जीवन व्रती हूँ, संघ का प्रचारक हूँ, जनसंघ के काम के लिए आया हूँ, 2 महीनों के पश्चात संसदीय चुनाव होने वाले हैं, ये सब भूलकर सरस्वती के मंदिर में मैं आया हूँ। मैं राजनीतिक दल का पुरस्कार नहीं करूंगा, प्रचार नहीं करूंगा। परिणाम का हमारे नाना साहब वैद्य गदगद। पंडित दीनदयाल जी की शोक सभा मुझे याद है, रामलीला मैदान में हुई थी। नाथ पई, एक अच्छे प्रभावी वक्ता, क्या कहा नाथ पई साहब ने दीनदयाल जी के बारे में? पंडित दीनदयाल जी हमारे लिए प्रेरणादायी महापुरुष थे। भगवत गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख भगवान भक्त का जो वर्णन किया है, वह दीनदयाल जी के लिए अद्वितीय बने। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच मे प्रियः। मैंने संपूर्ण जी का उदाहरण दिया। हमारे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रिंसिपल थे नाना साहब वैद्य, उनका उदाहरण प्रस्तुत किया। नाथ पई का उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर लोहिया जी तो दीनदयाल जी के मित्र थे, दोस्त थे। चरण सिंह के साथ उठ बैठकर दीनदयाल जी ने कोऑपरेटिव फार्मिंग के विरोध में जो आंदोलन किया और उसमें जो सफलता पाई, मित्रों, यदि केवल इन उदाहरणों की गिनती हम करेंगे, पता लगेगा कि दीनदयाल जी एक सामान्य पुरुष नहीं थे। उन्होंने भारत की छवि ठीक ढंग से हमारे और आपके मस्तिष्क में बिठाने का जीवन भर जो पारदर्शक प्रामाणिक प्रयास किया है, उनके बारे में कृतज्ञता रखना मैं मेरा फर्ज मानता हूं। मित्रों, अब यदि दीनदयाल जी और गांधी जी दोनों के बारे में एक तौलनिक चिंतन, विवेचन मैं शब्दबद्ध करने वाला हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आखिर व्हाट वर द कॉमनैलिटीज बिटवीन पंडित दीनदयाल एंड महात्मा गांधी। कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद मुस्लिम नीति। क्या यह सही है? ऐसा क्या है ना कि दीनदयाल जी मुसलमानों के विरोधक थे। मैं उदाहरण देने वाला हूँ। गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है, जहाँ मेरा भाषण हुआ था दीनदयाल जी पर ही। मेरा भाषण होने के पश्चात एक श्रोता ने मुझे आकर पूछा कि आप तो हिंदू संगठन करने वाले हैं, आपका मुसलमानों के बारे में रवैया क्या है भाई? और दीनदयाल जी का रवैया क्या था? जो मैंने उनको उत्तर दिया वो अभी मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा, देखो मित्र, दीनदयाल जी का एक दिन भाषण समाप्त हुआ। एक श्रोता ने दीनदयाल जी को यही सवाल पूछा कि पंडित जी, आप तो संपूर्ण भारतवर्ष की चिंतन करने वाले, फिर केवल हिंदू संगठन ही क्यों कर रहे हैं? एक के पड़ोस में एक लिखा तो 11 नंबर प्राप्त होता है, और एक लिखा तो 111 नंबर मिल जाएगा। Why don't you bring Muslim Christians together along with Hindus? दीनदयाल जी ने जो उत्तर दिया है वो जरा सुनिए। दीनदयाल जी ने कहा, हे मित्र, गणित का कुछ अध्ययन मैंने भी किया है भैया। मैं जानता हूँ कि एक के पड़ोस में एक लिखा तो 11 नंबर प्राप्त होता है, और एक लिखा तो 111 प्राप्त होता है। मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ, जो एक के पड़ोस में लिखने वाले हैं आप, वो एक है या अनेक है?
यदि वह आधा है तो नंबर पैदा होगा 1.5, 11 नहीं। जरा सोचिए ना, हम लोगों ने ये सोचा है, संघ वालों ने तय किया है, निर्णय लिया है, लेट अस फर्स्ट ब्रिंग टुगेदर हिंदूज, we will imbibe on their mind that we are all Bharatiyas. Once the Hindus are united, next step will definitely be there of approaching Muslim, Christians and so on, because they are also our brothers and sisters. ये थे 3 है। अरे भाई बाकी बातें छोड़ दो भाई, मानव एकात्म मानव दर्शन पर जो 4 व्याख्यान दीनदयाल जी ने दिए, पहले व्याख्यान में ही दीनदयाल जी ने हफीज मोहम्मद इब्राहिम का गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्यों? दीनदयाल जी स्मरण दिलाते हैं श्रोताओं को। भाषण 1965 में अप्रैल महीने में मुंबई में लिया है, और दीनदयाल जी बताते हैं 1939 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, मुस्लिम लीग के टिकट पर हफीज मोहम्मद इब्राहिम चुनकर आए, उत्तर प्रदेश असेंबली के विधायक बने। लेकिन पता नहीं क्यों उनको लगा कि आखिर कांग्रेस इज बेटर देन मुस्लिम लीग, ही देयरफॉर डिसाइडेड टू जॉइन कांग्रेस पार्टी। परंतु वह प्रामाणिक, पारदर्शक, प्रजातंत्र पर प्रेम करने वाले विधायक होने के कारण उन्होंने खुद में निर्णय लिया, बेटर आई शुड रिजाइन, अगेन सीक द वोटर्स, टेल देम नाउ वोट फॉर मी, now I have become a candidate of Congress party. दीनदयाल जी कहते हैं हफीज मोहम्मद इब्राहिम being a man of principles deserves to be worshipped. यह है दीनदयाल। अरे किसने कहा कि मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के दीनदयाल जी या आरएसएस के लोग या जनसंघ या बीजेपी के लोग शत्रु है, दुश्मन है, विरोधक है? हाँ, प्रायोरिटीज में अंतर हो सकता है। That is why I repeat, if at all there were differences between Gandhiji and Dindayal ji, the differences happen to be those of degree and not of kind. जितना जरा सोचिए, आप सब लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स ये पुस्तक पढ़ी होगी, बहुत सुंदर पुस्तक है। क्या कहते हैं कलाम साहब? हम रामेश्वर के रहवासी और इसीलिए प्रभु राम के पुजारी। कलाम लिखते हैं, आगे जाकर लिखते हैं वो रहमान हमारे केरल के, लेकिन उनका वंदे मातरम पूर्ण भारतवर्ष में प्रिय है। क्या भारत के लिए ऐसे देशभक्त नागरिक आवश्यक है या नहीं? पंडित दीनदयाल जी ने यह सोचा कि देखो भाई, आखिर हमारे ये जो मुसलमान भाई है, क्रिश्चियन भाई है, मूलतः हिंदू ही है ना, अब उनके बारे में नफरत का भाव क्यों रखे? हाँ, प्रारंभ हमसे करें, लेट द चैरिटी बिगिन एट माय ओन होम। मैं स्वयं प्रारंभ में और अंत में भी जीवन के अंत तक मराठी, ब्राह्मण ये कहता रहूंगा और दुनिया को उपदेश करूंगा, आपने भारतीय बनना चाहिए। क्या ये विडंबना नहीं होगी, ढोंग नहीं होगा, स्वाद नहीं होगा? So let us first concentrate our attention on uniting Hindus throughout India. आखिर देखिए, स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने भी एक पंचसूत्री हमारे सम्मुख रखी है। एक व्यक्ति दुर्बल है और दूसरा बल संपन्न है, दोनों में मित्रता नहीं हो सकती। दोनों यदि तुल्य बल है तो मित्रता हो सकती है। अरे भाई, रशिया यूक्रेन के विरोध में क्यों खड़ा है? 1 महीना हुआ, आक्रमण बरकरार है, मित्रता नहीं हो सकती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसीलिए अपने मन में निर्णय लिया, ये ठीक है, मैं संघ के प्रचारक के नाते, जीवन व्रती के नाते घर के बाहर पड़ा हूं, अब मेरे पर दायित्व है जनसंघ का काम करने का। आखिर मैं इस ढंग से वो काम करूंगा, फलतः मेरे साथ मुस्लिम भाई आएंगे, क्रिश्चियन भाई आएंगे। एंड प्लीज रिमेंबर, कारण मेरा हमारे पढ़ाने वाले जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे उनके साथ झगड़ा हुआ था। आई एम रेफरिंग टू 1960। उन्होंने मुझे पूछा जनसंघ में है कौन? मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप भूल गए, तमिलनाडु के अध्यक्ष उन दिनों में क्रिश्चियन थे बीजेपी जनसंघ के।
कहने का मतलब दीनदयाल जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में ये सिद्ध करके दिखाया कि आखिर यहाँ रहने वाला हिंदू हो अहिंदू हो मेरे लिए भाई है। भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जियो कल्चरल नेशनलिज्म, दैट इज अगेन अनदर कॉमनैलिटी बिटवीन गांधी जी एंड दीनदयाल जी। क्या ये सही नहीं? हिंद स्वराज में गांधी जी हमें बताते हैं कि आखिर भारत राष्ट्र ये प्राचीन है। एपीजे अब्दुल कलाम यही कहते हैं, India did have its own supreme culture, civilization, even in the pre-Islamic era. गांधी जी यही बता रहे हैं। हमारा रिश्ता उन पुरखों से है जिन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया। तो शंकराचार्य होंगे और कोई होंगे। कहने का मतलब जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ उसको तुरंत गले लगाओ, राष्ट्रवादी मानो नहीं। हम प्रारंभ में कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अरे भाई इस भूमि के प्रति, इस संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति आत्मीयता रखो, अपने व्यवहार में प्रदर्शित करो। हम और आप तो भाई है ही ना, बिकॉज वी बिलीव नॉट इन टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल नेशनलिज्म, वी बिलीव इन जियो कल्चरल नेशनलिज्म। लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव का प्रारंभ किया। क्या संयोग की बात है, मुझे कई दफा समझ में नहीं आता। It was in 1893 when Swami Vivekananda unfurled the flag of Hinduism there in Chicago in the World Conference of Religions, exactly in one and the same month, maybe it was Bhadrapad 1893 का लोकमान्य तिलक जी ने श्री गणेशोत्सव प्रारंभ किया। जरा पढ़िए उन दिनों के तिलक महाराज के आग्रह, मुझे तो कमाल लगती है। तिलक जी ने कहा है हिंदुओं को यदि गणेशोत्सव मनाने का अधिकार है तो मुसलमानों को भी ईद और मोहर्रम मनाने का अधिकार है। हिंदुओं ने यदि गणपति की यात्रा निकालने का सोचा तो मुसलमानों ने भी निकालना चाहिए। दिस इज हिंदू, दिस इज भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता। इतना ही नहीं, गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक जी ने शिवाजी महाराज पर जो लिखा है, पढ़िए आप पढ़िए। आई एम रेफरिंग टू द प्राइमरी सोर्स। Tilak ji quotes one of the beautiful shlokas from the 9th chapter of Bhagavad Gita. Ye pyanya devata bhakta yajante shraddhayanvita tepi mameva kaunteya yajante vidhi पूर्वकम। कितना सुंदर श्लोक है भाई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अन्य देवता भक्ता, श्रद्धा से यदि पूजा करते हैं, वो पूजा भले विधि पूर्वक हो ना हो, वो मेरे चरणों में ही आती है। आई टू कॉरल, हम मंदिर जाएंगे, आप मस्जिद जाइए, आप चर्च जाइए, नो प्रॉब्लम। ये भारत ही दिखा सकता है। इसीलिए तो सीरिया का ग्रैंड मुफ्ती यहाँ आकर पूछ वाला है कि हम सीरिया में नहीं कर पाए, आप 5000 सालों में कर रहे हैं। मे आई टेल यू वन मोर थिंग। कुलदीप नायर was India's High Commissioner in Great Britain in 1990-1991। उनका गल्फ न्यूज में मैंने 2008 के अप्रैल में एक लेख पढ़ा, तब मैं दुबई में था। वो लेख मैंने लाया। कुलदीप नायर कहते हैं कि दैट टाइम सोवियत यूनियन वाज dwindling। इत्तेफाक से मार्गारेट थैचर के साथ मेरी मुलाकात हुई, एक पार्टी की। थैचर समूह फाउंड इट इसेंशियल टू कॉल मी। मुझे पूछा उन्होंने कि आप भारत के हैं, तो why don't you send somebody to meet Mikhail Gorbachev to teach him principles of nation? भारत की चमत्कार है भाई। कई दफा मुझे लगता है हम ही भूल गए। ये क्या चमत्कार, 5000 सालों से आज एक है, एक रह सकते हैं, और सोवियत यूनियन 70 सालों में खत्म हो रहा है। It was Margaret Thatcher who articulated her surprise and shock and conveyed that to our India's High Commissioner. मित्रों, गांधी जी को, पंडित दीनदयाल जी को इस भूमि के राष्ट्रवाद पर एक अनोखा प्रेम था। प्रेम का ये कारण है। राज्य शासन की भूमिका, ये भी एक कॉमनैलिटी है गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों में। अरे भाई, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट although
राज्य शासन is important. It doesn't enjoy that supremacy which the Euro-Americans offer to Rajya Shasan. We accept primacy and not supremacy. दीनदयाल जी ने एकात्म मार्गदर्शन को जो व्याख्या दी है, कई बार उसका उल्लेख किया है। कहते हैं दीनदयाल जी, जिस राष्ट्र के प्राण राज्यों के हाथों में दिए जाते हैं, उस राष्ट्र को भविष्य नहीं। दीनदयाल जी ने ये भाषण 1965 में दिया। 50 सालों में नहीं, 25 सालों में सोवियत यूनियन ध्वस्त हो गया। क्या दीनदयाल जी दृष्टा महापुरुष थे या नहीं? जिस राष्ट्र के प्राण राज्य के हाथों में दिए जाते हैं, उस राष्ट्र को भविष्य नहीं। आगे जाकर यानी जिस तरह से मार्क्सवाद का पोस्टमार्टम दीनदयाल जी ने किया है, कैपिटलिज्म के बारे में भी कहा है। आप लोगों को स्वहित रत बना रहे हैं। यू आर टीचिंग देम द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। आई एम डाउटफुल अबाउट योर फ्यूचर एल्सो। मित्रों, मेरे भाषण के दरमियान बाद में मैं इसका उल्लेख करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ। बिकॉज वी इंडियन बिलीव नॉट इन स्वहित रत व्यक्ति, सर्वभूत हितरत। दैट इज अवर गॉड। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कॉस्मोसेंट्रिक ह्यूमन बीइंग सामने रखा है। सेल्फ सेंटर, एंथ्रोपोसेंट्रिक, होमोसेंट्रिक ह्यूमन बीइंग नहीं। आखिर शासकों ने यह ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर परिवार का भी समाज निर्मिति में, समाज की पुनर्निर्मिति में एक स्थान है। जाति संस्था होगी, समाज संस्था, परिवार संस्था होगी, पंचायत संस्था होगी, स्कूल है, कॉलेज है। आखिर राज्य शासन शक्ति से काम करता है, समाज भक्ति से काम करता है। हम 5000 साल जिंदा है बिकॉज वी नेवर रिलाइड एक्सक्लूसिवली ऑन स्टेट। अरे भाई, हमारा राज था कहाँ यार? बाबू राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले महामहिम राष्ट्रपति, जिन्होंने सुरती सोमनाथ जाकर अभिषेक किया। अभिषेक करने के पश्चात जो भाषण दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने श्रोताओं को कहा कि 1200 सालों का पाप आज हमने धोया। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, जो बाद में नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं 11 जून 2014 के संसद में। और उसके ऊपर अब्दुल गफूर नूरानी ने फ्रंटलाइन में लिखकर आश्चर्य व्यक्त किया। नूरानी साहब कहते हैं, मोदी जी बोले उसमें कुछ लगता नहीं मुझे। हाउ डिड द ऑडियंस लिसन टू दैट? बेचारे नूरानी को मालूम नहीं, भाई आपका जमाना चला गया। वहां बैठे लोग ऐसे जिनकी श्रद्धा है कि भारत 5000 साल पुराना है, ये प्राचीन है। क्या ये सही नहीं मित्र? कि स्वामी विवेकानंद जब पतंजलि का जीवन चरित्र लंदन में जाकर समाप्त कर चुके, एक श्रोता ने स्वामी जी को सवाल पूछा, स्वामी जी, डिड पतंजलि विजिट ग्रेट ब्रिटेन? स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई ग्रेट ब्रिटेन क्या है उन दिनों में? अमेरिका में जाकर राजा हरिश्चंद्र की कहानी स्वामी जी ने बताई है। किसी एक ने पूछा, आप जो कह रहे हैं वैसा हरिश्चंद्र राजा हुआ था क्या कभी भारत में? आपकी कल्पना का ही खेल होगा। स्वामी जी ने जो उत्तर दिया है वो सुनिए। आई एक्सेप्ट, ये हमारी कल्पना का खेल है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, अमेरिकन लोगों को ये कल्पना का खेल क्यों नहीं खेलना आता? हम ही कल्पना का खेल ऐसे खेल कर सकते हैं। Here lies our peculiarity. That is our USP, unique selling point. मैंने 3 बातें बताई। नंबर 1, मुस्लिम नीति। नंबर 2, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नंबर 3, राज्य शासन की भूमिका। इसका मतलब राज्य शासन निष्क्रिय रहे, ये ना गांधी जी कहते थे ना दीनदयाल जी कहते थे। I have already referred to the fact that from both of the perspectives, primacy of राज्य शासन is accepted, honored. और इसीलिए तो शिवाजी महाराज का महत्व है ना भारत के इतिहास में। इसीलिए तो रणजीत सिंह हमारे लिए प्रेरणा पुरुष है, गुरु गोविंद सिंह प्रेरणा पुरुष है, राणा प्रताप प्रेरणा पुरुष है। 1947 के 15 अगस्त को हम आजाद हुए। 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। इट वॉज नो लेस एंड नो अदर देन गांधी जी हु ब्लेज्ड
our army to go to Kashmir to defeat Pakistan. राज्य शासन की भी राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक भूमिका रहती है, जिसके बारे में गांधी जी और दीनदयाल जी एक ही श्वास में एक ही भाव व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों, मैं जब आगे जाकर दोनों की चिंतन के बारे में सोचता हूँ, क्या ये सही नहीं? भगवत गीता दोनों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। हाँ, लेकिन फर्क है, गांधी जी होंगे, विनोबा जी होंगे, उनकी दृष्टि में दूसरा अध्याय और 12वां अध्याय बड़ा प्रिय है, कारण वहां स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण मेरे प्रिय प्रिय भक्त कौन से, ये वर्णन कर रहे हैं। दीनदयाल जी कहते हैं, गांधी जी हमें भी स्थित प्रज्ञ का लक्षण प्रिय है, लेकिन क्या ये सही नहीं कि आखिर अर्जुन पहले अध्याय के अंत में यदि माम प्रतिकार वशस्त्रम शस्त्र पाणया भारत राष्ट्रारण्य हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवे, ये कहकर पलोते लगाकर रथ में बैठ गया, तब गीता का जन्म हुआ। गीता स्थितप्रज्ञ का लक्षण वर्णन करने के लिए अवतीर्ण नहीं हुई। हाँ, ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ डिस्कशन देयर डज वी डू कम अक्रॉस स्थितप्रज्ञ लक्षण। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 2 पंक्तियों का एक श्लोक है जो स्वामी जी के लिए, तिलक जी के लिए और दीनदयाल जी के लिए अत्यंत प्रिय श्लोक था, मनोमय श्लोक। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। मैं मेरी मन की मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। It was in 1897 that Swami Vivekananda delivered a lecture on Bhagavad Gita in खुलना बाजार बंगाल में। वहाँ 2 पन्नों का भाषण है, जरा पढ़िए। विवेकानंद कहते हैं, मेरी दृष्टि में संपूर्ण भगवत गीता इन 2 पंक्तियों में प्रतिबिंबित हुई है। जो संबोधन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए उपयोग में लाए, एक है पार्थ, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं पृथुकुल के हो, बिहेव एज पर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पूर्वज। आप परम तप है। स्वामी जी कहते हैं, जो दुष्ट शत्रु है उसको ताप देने के लिए आप पैदा हुए, इसलिए आपका नाम, ये विवेकानंद कहते हैं, मैं नहीं कहता। कहने का मतलब दोनों में अंतर है, लेकिन भगवत गीता दोनों के लिए प्रिय है। मित्रों, स्वाधीनता का स्वतंत्रता में रूपांतरण होना चाहिए, ये दोनों के लिए श्रद्धा का विषय है। मित्रों, मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग विद्वान सुशिक्षित है, लेकिन गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में एक डायरी लिखी जिसका नाम है दिल्ली डायरी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 29 जनवरी 1948 तक हर दिन में मैंने क्या क्या किया, इसका लेखा जोखा पाठकों के लिए उपस्थित होता है। एक तो कश्मीर पर यदि पाकिस्तान का आक्रमण हुआ है तो उसको सबक सिखाना चाहिए, ये गांधी जी का मार्गदर्शन दिल्ली डायरी में पढ़ने के लिए मिलता है। और सोरठी सोमनाथ का जीर्णोद्धार होना चाहिए, ये भी वर्णन विश्लेषण गांधी जी की पॉलिटिकल डायरी में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पंडित दीनदयाल जी क्या अलग बात बोल रहे हैं। काची कामकोटि के शंकराचार्य उन दिनों के श्रद्धेय चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, उन्होंने 15 अगस्त 1947 के दिन एक पंक्ति का स्टेटमेंट प्रकाशित किया है। गुरुमूर्ति कोट्स दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वी हैव बिकम फ्री, व्हेन शैल वी बिकम इंडिपेंडेंट। हम स्वाधीन हुए, हम मुक्त हुए, स्वतंत्र कब होंगे? और we will go on borrowing ideas from Europe and America। 1931 में भारत के एक महान तत्वज्ञ कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, उन्होंने इस विषय पर भाषण दिया है, स्वराज इन आइडियाज। मित्रों, आखिर यदि स्वतंत्रता हम चाहते हैं, राजकीय मुक्तता का स्वतंत्रता में रूपांतर हो, यह हमारी मनीषा है, तमन्ना है, ये है, तो क्या प्रभु रामचंद्र के मंदिर का निर्माण ये उसी सपने की पूर्ति है या नहीं? आखिर राम राज्य तो दोनों के लिए प्रिय था ना। गांधी जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे।
जहां तक भारतीय संस्कृति का सवाल है मित्रों, दोनों के लिए ये समान प्रेरणा स्रोत है। कठोपनिषद में हमें मनुष्य जीवन का एकात्म वर्णन पढ़ने के लिए मिलता है, जो वर्णन गांधी जी के लिए प्रिय था, दीनदयाल जी के लिए। आत्मानं रथिरं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद में मिलता है। गांधी जी एंड दीनदयाल जी, बोथ ऑफ देम चैलेंज यूरो अमेरिकन। आप शरीर को महत्व दे रहे हैं, असाधारण, अनावश्यक। हम महत्व दे रहे हैं शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। आत्मा ये सारथी है, आत्मा ये रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है। उसने मन का लगाम हाथ में लिया है शरीर के अवयवों को संचालित करने के लिए। क्या ये भारत की विशेषता है या नहीं? मित्रों, मेरे भाषण के अंत में मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के परिच्छेद दिखाने वाला हूँ, उद्धृत करने वाला हूँ। आज विश्व मान्यता मिली है इस चिंतन को, इस तत्व ज्ञान को। मुझे कई दफा यह लगता है कि गांधी जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे, मूलतः सकारात्मक चिंतन, रचनात्मक थे। बिहार के एक बड़े अच्छे लेखक है, उन्होंने कहा है कि देखो, गांधी जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे, उन्होंने वर्जन नहीं किया, प्रोग्राम होने वाला है। मतलब क्या? ब्रिटिशों के विरोध में लड़ाई लड़ते समय भी ब्रिटिश जाने के बाद भारत का क्या होगा, इसका चिंतन गांधी जी ने उन दिनों में किया है। दीनदयाल जी कृतज्ञता पूर्वक इस पुस्तक में उसका उल्लेख करते हैं पहले भाषण में। उसके पूर्व कालखंड में लोकमान्य तिलक जी ने भी गीता रहस्य का वर्णन किया, लेखन किया है। क्यों? दोनों की यह श्रद्धा थी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों भारत तो स्वतंत्र होगा, लेकिन we can all we expect India to worship Swaraj in ideas. Come on, let us think constructively, affirmatively, positively, and so on. मित्रों, मुझे दीनदयाल जी का एक भाषण याद, मुंबई का भाषण। आपने लोगों ने मुंबई देखी होगी, वहां गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया से जो नाव चलती है वो कोकण के किनारे पर जाती है, जहाँ धर्मधर रेवस ऐसा कहा जाता है। वहाँ कई दफा तैराकियों की स्पर्धा, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दीनदयाल जी ने मुंबई में भाषण देते समय तो तैराकी ये कहानी लोगों के सम्मुख बताई। मैं आज भी भूल नहीं सकता वो भाषण। दीनदयाल जी ने कहा, मान लो धर्मधर के किनारे से कुल मिलाकर 42 तैराकी समुद्र में छलांग लगाकर उतरे हैं। जब गेटवे ऑफ इंडिया पास में आया तब तक 40 लोग थक कर निकल गए, बचे हैं केवल 2। अब जो दूसरा तैराकी है वो सोचता है, आखिर विजय की माला तो पहले के गले पे पहनाई जाएगी, मैं वंचित रहूंगा। ये बेवकूफ भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करता है, जरा सुनिए दीनदयाल जी को। वो प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, समुद्र में ऐसी लहर पैदा कर, फलतः पहला तैराकी डूब जाएगा, विजय की माला मेरे गले में पहनाई जाएगी। दीनदयाल जी पूछते हैं श्रोताओं को, अरे भाई, जो लहर पहले को डुबाएगी दूसरे को छोड़ेगी क्या? आगे जाकर सामने बैठे हुए जनसंघ के कार्यकर्ताओं को दीनदयाल जी कहते हैं, कांग्रेस में देशाभिमान नहीं है, और इसीलिए शायद आप कहेंगे कि आखिर रिश्वत की खोरी, बेईमानी, भिन्न भिन्न तरह के दुर्गुण दोष कांग्रेस में बढ़ेंगे तो आखिर कांग्रेस डूब जाएगी, सत्ता पर हम आएंगे। मैं 2 तैराकी की कहानी उनको बता रहा हूँ। अरे भाई, देश में यदि बेईमान बढ़ा, रिश्वतखोरी बढ़ी, अनाचार बढ़े, केवल कांग्रेस नहीं डूबेगी, जनसंघ भी डूबेगा। लेट अस थिंक कंस्ट्रक्टिवली, अफर्मेटिवली, पॉजिटिवली। हम विचार ये करें, व्यवहार ये करें कि देशभक्ति कैसी बढ़ेगी, ईमानदारी कैसे बढ़ेगी, प्रामाणिकता कैसे बढ़ेगी। मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ, क्या गांधी जी एंड दीनदयाल जी did they not share one and the same सकारात्मक चिंतन? मित्रों,
आखिर शरीर का हम एकात्म विचार करते हैं। इसका मतलब यद्यपि आत्मा को रथ का स्वामी कहा गया है, हम शरीर की उपेक्षा नहीं करते। कारण जिस तरह से निगेटिव थिंकिंग इज हार्मफुल, अनबैलेंस थिंकिंग इज इक्वली हार्मफुल। और दीनदयाल जी ने कहा है, जो गांधी जी ने भी कहा है, कि आखिर जरा सोचिए ना, जो बेचारा निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, मैं तो कहता हूँ, मानता हूँ कि आखिर भगवान उसके सम्मुख रोटी के रूप में प्रस्तुत हुए। क्या विवेकानंद जी की यही तमन्ना थी या नहीं? उसके लिए शरीर की भूख, शरीर की प्यास महत्वपूर्ण है। Why do we insult and humiliate that fellow? हाँ, लेकिन भूख और तृष्णा शमन करने के पश्चात अब जिंदा है, तो प्लीज थिंक ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स, अदर नीड्स, अदर डिजायर। मित्रों, मैंने तिलक जी का उदाहरण दिया, गांधी जी का उदाहरण दिया। गीता रहस्य में तिलक जी कहते हैं कि देखिए, आत्मौपम्य बुद्धि ये भारत का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मेरे शरीर में जो आत्मा है वही पड़ोस के शरीर में है। मैं उसको केवल भाई नहीं मानता, मैं उसको मेरी जेरॉक्स कॉपी। हाँ, तिलक जी मान्य करते हैं, बाइबल में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है, लव दाई नेबर। तिलक जी कहते हैं बाइबल के पूर्व काल में अरिस्टोटल के पूर्व काल में कन्फ्यूशियस ने, और कन्फ्यूशियस के पूर्व काल में उपनिषदकारों ने यह बात बताई है। प्लीज गिव दैट क्रेडिट टू अस। आत्मौपम्य बुद्धि ये भारत का चिंतन है, जिसके बारे में दीनदयाल जी गर्व करते हैं, गांधी जी गर्व करते हैं। भारत में एक चमत्कार हो रही है। वास्तव में वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र को उपदेश करते हैं, यही एक चमत्कार है। और उपदेश क्या है? अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विहर राघव। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को शंकराचार्य जी के निर्वाण शतक पर बहुत प्रेम था। लोहिया जी कहते हैं उस निर्वाण शतक में समत्व शब्द जो मिलता है पढ़ने के लिए, that teaches us a lot। मित्रों, क्या हमें मालूम है या नहीं कि जो व्यक्ति हृदय से, अंतरंग से स्थितप्रज्ञ है, वही बहिरंग में समाजवादी, समतावादी, इंसाफवादी बन सकता है। ये लोहिया जी कहने का मतलब आत्मौपम्य बुद्धि का विचार होगा। अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विहर राघव, ये योग वासिष्ठ की भूमिका होगी। और उसी विरासत को समृद्ध करने वाले गांधी जी और दीनदयाल जी होंगे। उन सब लोगों ने हमें यह बताया है कि आखिर संतुलित और सम्यक चिंतन ये भारत की विशेषता है। इसने कहा भाई कि गीता हमें केवल निवृत्ति मार्ग पढ़ाती है, नहीं, गीता कर्मयोग पढ़ाती है। और विष्णु पुराण में श्लोक पढ़ने के लिए मिलता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। भग का मतलब भगवान। भगवान के जो 6 लक्षण बताए गए, पहला लक्षण समग्र ऐश्वर्य है। तिलक जी होंगे, गांधी जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे, भारत के कोई भी चिंतक होंगे, वे कहते देखो भाई, समग्र ऐश्वर्य, यश और श्री हमारे लिए प्रोहिबिटेड एरिया नहीं। हाँ, लेकिन उसके ही पीछे दौड़ना हमारे लिए गलत है। इसलिए विष्णु पुराण ने यदि समग्र ऐश्वर्य, यश और श्री ये बातें बताई होगी, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य इन बातों का भी उल्लेख किया है ना। दुर्भाग्य से यूरो अमेरिकन्स हैव फॉरगॉटन दैट पर्टिकुलर थिंग। नतीजा मुझे डर लगता है भारत में भी वह इंपोर्ट होने का खतरा है। कंज्यूमरिज्म, परमिसिविज्म एंड फिलिस्टीनिज्म, दोनों ने, गांधी जी ने, दीनदयाल जी ने हमें सचेत करने का पर्याप्त प्रयास किया है। दोनों ने ये कहा है कि देखो भाई, आखिर मानसिक परिवर्तन इज मोर इम्पोर्टेंट देन संस्थात्मक परिवर्तन। कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। आप खुश हो जाएंगे यदि मैं आपको बताऊं तो 1871 में हर्बर्ट स्पेंसर ने
मार्स को चुनौती दी है। स्पेंसर कहता है मार्स को, यू सिंपली वांट टू ग्रैब स्टेट इन योर हैंड माने प्रोलेटेरियन, let the capitalists get out and proletarians come in. That particular institutional transformation you desire from the bottom of your heart. Do you think that you will succeed in shaping a new man through reliance on institutional transformation only? ध्यान में रखिए, यही सवाल मैक्सिम गॉर्की ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दरमियान लेनिन को पूछा था। And ultimately what has happened in the Soviet Union? मैं सोवियत यूनियन 5 दफा हो गया। When the Soviet Union was sinking, I was there that time in Moscow. And very recently, it was in 2018, I went there to attend an international conference on Indo-Asia. Second time I went, again in 2018, as an international observer for observing Vladimir Putin's election. मैंने रशिया में चमत्कार देखा। चमत्कार ये देखा कि आपने मानसिक परिवर्तन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वहां की एक रशियन महिला मेरे साथ बातचीत करते समय बोल चुकी है, My husband goes on claiming that he is socialist. I tell you, he is student on suicide. मैंने कहा कमाल कर रहे हैं आप, What evidence do you have? वो महिला मुझे बताती है, वह शराब पीकर घर आता है, मुझे लताड़ता है, पीटता है। Has the Soviet Union changed, man? अरे भाई, आप यदि 70 सालों में मानसिक परिवर्तन नहीं कर सके, परिणाम भोग रहे हैं ना लोग। ना यूक्रेन भूल रहा है यूक्रेनियन हूं, ना रशियन भूल रहा है रशियन हूं। यह 70 सालों की परिणति। 100 साल हो चुके हैं। कॉमरेड डांगे ने पुस्तक लिखी है, गांधी एंड लेनिन, पढ़िए। That time गांधी जी challenged Lenin. Somehow I am doubtful about the whole exercise you are undertaking. नियति ने गांधी जी पर मोहर लगाई है, लेनिन पर नहीं। आज तो व्लादिमीर पुतिन लेनिन का भी पोस्टमार्टम कर रहा है भाई। He is blaming Lenin for Ukrainian catastrophe and crisis. मित्रों, करण सिंह महोदय ने 4 या 5 दिन हो गए टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत सुंदर लेख लिखा है। He goes on quoting उपनिषद, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यस, आखिर यदि हमारा मन पवित्र होगा, उदात्त होगा, तो कर्म भी ठीक होगा। We refuse to accept mind-body dichotomy taught by René Descartes in the 17th century in France. We don't believe. We believe not in fragmentary, compartmentalized thinking. We believe in holistic and integral thinking. मेरा जन्मतः चराचर के साथ नाता है, और इसीलिए तो मेरे माँ बाप, मेरे पिता, मेरे टीचर मुझे बताते हैं ना, प्यारे भाई, हर व्यक्ति कुटुंब के लिए खुद के स्वार्थ पर पानी छोड़ता है, गांव के लिए परिवार ने खुद के स्वार्थ का त्याग करता है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्, ग्रामम जनपदस्यार्थे ह्यात्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। स्वामी जी ने ईस्ट एंड वेस्ट नाम का 95 पेजेस का बढ़िया निबंध लिखा है। इस परिच्छेद में स्वामी जी practically undertakes a postmortem of René Descartes. Who says that the world is like a machine which can be dismantled into different parts overall and again can be reassembled? Sorry, we refuse to accept that. मित्रों, गांधी जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे, ध्यान में रखिए, अंबेडकर जी भी इसी पंक्ति में आते हैं। 1956 में जब नागपुर में दीक्षांतरण समारोह हुआ, अंबेडकर जी ने 2 ऐतिहासिक भाषण वहां दिए। पढ़िए, एक भाषण में डॉक्टर अंबेडकर समर्थ रामदास की प्रशंसा करते हैं, कारण समर्थ रामदास ने मराठी में मनाचे श्लोक लिहिलेले आहेत, मन के श्लोक। और अंबेडकर जी कहते हैं आखिर ये भारत की देन है भाई। भगवान बुद्ध होंगे, भारत के कोई भी चिंतक ऋषि मुनि होंगे, मानसिक परिवर्तन पर, कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन पर, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर असाधारण एम्फेसिस देते हैं।
तो फिर हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों का महत्व है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शायद 3 साल हुए होंगे, मैंने मॉरिशस में वहां की गांधी इंस्टीट्यूट में महात्मा गांधी जी पर भाषण दिया। तब वहां की लाइब्रेरी में मुझे कोई रामनाथ नाम के मॉरिशस के जो चिंतक है उनके पुस्तक पढ़ने के लिए मिली। इतना अच्छा चिंतन रामनाथ महोदय ने किया है। वो कहते देखिए भाई, if at all we want to grasp, we want to comprehend Mahatma Gandhi, take into account the difference between God and gold. कैसे? अरे भाई, there is one letter, additional letter L. That L stands for lust. Remove that lust. You will succeed in converting gold into God. It was in 1896 that Swami Vivekananda found some time to visit Paul Dyson's house in one of the villages in Germany. दोनों का संवाद प्रसिद्ध है, विवेकानंद चरित्र में पढ़ने के लिए मिलता है। पॉल डायसन को क्या लगा मालूम है, उससे स्वामी जी को पूछा, अब तो हम कैसे स्वामी कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, विरक्त कहेंगे, आपको फ्रेंच म्यूजिक अच्छा लगता है, आप किसी भी होटल में जाते हैं, किसी भी कंधे पर हाथ रखते हैं। विवेकानंद gave a wonderful answer. Mr. Dyson, I still claim to be a sannyasi because I believe in Kamini Kanchana Viraha. Not beyond that. I abstain from lust and gold. This is Gandhi. This is Deen Dayal. Because that is Indian culture. मित्रों, मेरे भाषण के प्रारंभ में मैंने कहा था कि आखिर इस सम्यक और संतुलित चिंतन को आज विश्व मान्यता मिल रही है। मैं कितने प्रमाण आपको दे सकता हूँ। 2012 में सिंगापुर के 2 प्रोफेसर ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है चॉइसेस ऑफ नाउ। बहुत सुंदर पुस्तक है। ये जो 2 स्कॉलर्स है उनका नाम है बार्ने वी एंड एग्नेस लाउ। क्या कहते हैं मालूम है आपको? वो कहते हैं देखो भाई, आयुर्वेद में त्रिदोष माने जाते हैं, कफ, वात और पित्त। आज संपूर्ण दुनिया को भी त्रिदोष सता रहे हैं। वो त्रिदोष कौन से? नंबर 1 साइंसिज्म, नंबर 2 सर्वाइवलिज्म एंड नंबर 3 ह्यूमैनिज्म। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, हाउ डू यू कॉल ह्यूमैनिज्म वन ऑफ द दोषास? लिसन टू द विश्लेषण, लिसन टू द एनालिसिस मेड बाय दीस 2 सिंगापुर स्कॉलर्स। कहते हैं व्हाट इज साइंसिज्म? साइंसिज्म का मतलब 3 बातें, मटीरियलिज्म, रिडक्शनिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। यानी आपने भगवान को तो भगा दिया ना। शरीर के जो अवयव है वो स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बस उसके कारण ज्ञान मिल जाता है। व्हाई टू बॉदर फॉर स्पिरिचुअल डायमेंशन? भगवान को भगा दिया। रिडक्शनिज्म का मतलब संपूर्ण, जैसा मैंने बताया था, घड़ी है, उस घड़ी को डिसमेंटल कर सकते हैं, ओवरऑलिंग करके फिर से रीअसेंबल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। डिटर्मिनिज्म, हम आज बता सकते हैं ना भविष्य में क्या होने वाला है। बार्ने वी एंड एग्नेस लाउ पूछते हैं, आर यू सो कॉन्फिडेंट, आर यू सो श्योर? देखिए, महात्मा गांधी जी ने सभी साइंटिस्ट को बताया था, पूछा था, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, डोंट रश टू से दैट यू हैव एक्वायर्ड द ग्रास्प ऑफ द वर्ल्ड। साइंसिज्म वन ऑफ द त्रिदोषास। सर्वाइवलिज्म, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। बार्ने वी और एग्नेस लाउ कहते हैं it was in 1859 that Charles Darwin came out with the theory of survival of the fittest. इसकी लाठी उसकी भैंस। Both गांधी जी as well as दीनदयाल जी refused to accept Darwinism. अरे भाई, जो बेचारा अनाड़ी, अनपढ़, गरीब, निर्धन व्यक्ति है, क्या उसको हम दबाने में पुरुषार्थ की भावना महसूस करेंगे? उसको गले लगाना हमारा फर्ज है या नहीं? If at all when in the same God resides me and him, I should opt for compassion, sympathy, दया, प्रीति। सिंगापुर के स्कॉलर्स हमें बताते हैं, और एक उदाहरण दिया है उन्होंने, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का दिसंबर 2008 का अंक पढ़िए। उसमें लेख है कि अदर डार्विन 1859 saw
कारण 1859 में एक अल्फ्रेड वॉलेस नाम का दूसरा चिंतक सामने आया, उसका और चार्ल्स डार्विन का विवाद हुआ है। उसने पूछा कि देखो डार्विन महोदय, हम दोनों ने माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ी है, दोनों भयभीत हो चुके हैं कि भाई भविष्य में क्या होगा, कारण फूड प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज इन दैट प्रोपोर्शन इन विच पॉपुलेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और इसीलिए आपने कहा ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके लाठी उसकी भैंस। मैं आपको बताने वाला हूँ, यू आर फॉलोइंग ए रॉन्ग ट्रैजेक्टरी। प्लीज डोंट टीच कंपटीशन, टीच एवरीबॉडी कंपटीशन। कहने का मतलब जो पूर्ण काम करना है उसके लिए हम प्रयास करेंगे, झगड़े फिसाद करके काम नहीं होगा। इफ साइंसिज्म सक्सीडेड इन ड्राइविंग आउट गॉड, यदि साइंसिज्म ने भगवान को भगा दिया होगा तो सर्वाइवलिज्म ने जंगल के राज को मंगल बना। ये शब्द दीनदयाल जी के हैं, गांधी जी के हैं। वी डोंट एक्सेप्ट योर फिलॉसफी। तीसरी बात, मैंने दो दोषों का वर्णन किया है, साइंसिज्म, सर्वाइवलिज्म एंड व्हाट इज ह्यूमनिज्म। सिंगापुर स्कॉलर्स हमें बता रहे हैं ह्यूमनिज्म मीन्स दैट which I blame that has taken roots in Europe and America. It is anthropocentric, homocentric philosophy. क्या केवल संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व मेरे खुद के समाधान के लिए, सुख के लिए पैदा हुआ? सॉरी, वी डोंट बिलीव। एडम स्मिथ और रिकार्डो ने स्वहित रत संकल्पना हमारे सम्मुख रखी। जेरेमी रिफ्किन नाम के सज्जन ने 2 साल पहले पुस्तक लिखी, शायद 4 साल हुए होंगे। तो कहते हैं देखिए, यदि सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे, स्वहित रत होने के पीछे भागदौड़ चली तो दुनिया का क्या होगा भाई। एंड देयरफॉर, एंड आई कोट, बहुत बढ़िया उत्तम स्टेटमेंट मैंने लिख के लाया है। ये दोनों सज्जन कहते हैं देखो भाई, यदि हम सब लोगों ने केवल इसी तरह से चिंतन शुरू किया तो आखिर इनविजिबल हैंड मार्केट का सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट दोनों में पूल का निर्माण करेगा। आई एम डाउटफुल, एंड आई कोट, visible helping hand of collaborative partnerships between the social enterprise and the community is better than invisible hand of market. मित्रों, 2013 के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ने ये काम किया है और विक्रम मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर एक आह्वान किया है भारत के अमीरों को, प्लीज spare 2% of your profit for the benefit of society, not because it is mandatory, not out of compulsion, but out of conviction that you owe to the society. भारत के भाषण के प्रारंभ में मैंने फिलांथ्रोपी रिपोर्ट का उल्लेख किया। भगवान करे ये दान धर्म करने की यहाँ जड़ पकड़े। मेरे भाषण के अंत में मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर गांधी जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे, उनको मार्क्स का एक चिंतन प्रिय था, इसका नाम है एलियनेशन। क्या ये सही नहीं? ग्रेट ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई 1760 से लेकर 1830 तक, उस कालखंड पर मिसेस नोल्स ने 2 किताबें लिखी है, ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो वर्णन करती है wealth went on increasing at the cost of welfare. नतीजा ये हुआ कि यद्यपि एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन को जन्म दिया था, केवल 100 सालों में 1890 में अल्फ्रेड मार्शल फाउंड इट डिजायरेबल टू कम आउट विद वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ड्यूरिंग दोज ईयर देयर टुक प्लेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन। चार्ल्स डिकन की नॉवेल्स उन दिनों का प्रतिनिधित्व करती है। एक नॉवेल में डिकन साहब वर्णन करते हैं 6 या 7 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा है, रात के 10 बजे है,
अपने घर में वो प्रवेश करता है, उसके तन के और मन की अवस्था मैं कब सो जाऊंगा इस तरह की है। लेकिन जन्मदात्री माँ उसको सुलाने के लिए तैयार नहीं, कारण वो चाहती है कि ब्रेड का और मटन का टुकड़ा वो खाए, भूखा मत सोए, कारण कल सुबह 3 बजे जब भोपू बजेगा मेरे बच्चे को टिफिन का डिब्बा हाथ में लेकर 10 घंटे का काम करने के लिए टेक्सटाइल मिल जाना पड़ेगा। कृष्णदेह होने के कारण आखिर वो जो चिमनी है वो पोंछने के लिए वही व्यक्ति योग्य माना गया। एंड स्टिल यू फील प्राउड इन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Come on, let us come together and embrace downtrodden, marginalized, vulnerable, destitute sections of our society. ये था गांधी जी का सपना, ये था दीनदयाल जी का सपना। भूमिहीन किसान, दुकानहीन विक्रेता, नौकरीहीन युवक, गृहहीन नागरिक, दीनदयाल जी कहते हैं हमारे लिए भगवान के समान है, हम उनके भक्त बने, इसको ही परमेश्वर माने। यह दरिद्र नारायण हमारे लिए पूजनीय है। तभी हाथों से सदाचार होगा, असली पुण्य मिलेगा। वैयक्तिक चारित्र्य और सार्वजनिक सदाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मित्रों, गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों ने ये जो मार्गदर्शन किया, उपदेश किया, 5000 सालों की हिंदू परंपरा, भारतीय परंपरा न केवल आगे चलाई, समृद्ध की। मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने दोनों के चरणों में कृतज्ञ रहना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरा भाषण शांति से सुना, आपके आभार कैसे रखते, यह कृपा कायम रखिए। मैं मेरी वाणी को विराम। भारतीय भूत्वा भारतम भजेत। निश्चित रूप से ये सार है दोनों के चिंतन का, और ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के चिंतन का। यहाँ तक कि जब स्वामी विवेकानंद श्रीपाद शिला पर 3 दिन 3 रात लगातार ध्यान लगाते हैं तो वो भी इसी के साथ निकल कर आते हैं। हमारे ऊपर लगातार ये आक्रमण हुआ वैचारिक कि भारत तो कभी एक नहीं रहा, भारत कभी एक था ही नहीं, और ये भविष्यवाणी भी की गई ब्रिटिश इंटेलेक्ट के द्वारा कि भारत कभी एक होगा भी। जबकि जिस विष्णु पुराण का भी आदरणीय प्रोफेसर मोडक जी ने उल्लेख किया, वो विष्णु पुराण ये लिखता है जो आज की भी राष्ट्र की परिभाषा पर पूरी तरह से फिट होता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संस्कृति। आज भी हम इससे आगे नहीं बढ़ पाए। नेशन इज नथिंग बट ए फीलिंग ऑफ वननेस। हम उस एकत्व को विष्णु पुराण के समय से डॉक्यूमेंटेड रूप में दिखा रहे हैं। इसलिए जितने भी इस तरह के डिफरेंसेस हैं, जितने भी इस तरह के मतभेद हैं, उन सबसे ऊपर उठकर आज ये महती आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं। मत, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, इन सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर इन सभी महामनाओं ने, महापुरुषों ने यही संकल्पना की कि हम एक हैं और इस रूप में हम दुनिया को दिशा दिखाने वाले थे। बीच में हमारे सामने संघर्ष का लंबा दौर आया, लेकिन आगे हम रहेंगे। इसकी नींव उतनी ही मजबूती के साथ रखी जानी चाहिए। स्वहितरत से सर्वभूत हितेरता की बात सर ने की। क्रीडमंतो विश्वमार्यम और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाला भारतीय संस्कृति और सभ्यता ही है, उसका प्रतिमान देने वाला। गीता की बात आपने की सर। गीता दोनों के लिए ही, गांधी जी तो लगातार कहते थे कि गीता मेरा दैनिक आध्यात्मिक आहार है। स्वाधीनता का स्वतंत्रता में रूपांतरण होना चाहिए। यही इस अमृत महोत्सव का भी पूरा संकल्प है, जो हजारों हजार क्रांतिवीरों ने अपना जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने केवल ये सपना नहीं देखा था। They not only dreamed for transfer of political power. It was not in their dreams. It was not only in their dreams. What they dreamed, it was something bigger than that. It was resurrection of स्व। स्व का पुनरुत्थान हो, हम स्वतंत्र की ओर जाएं। यही इस के साथ मैं अभी request our honorable president of this program, our former chairman, Professor Yallapragada Sudarshan Rao sir, for his presidential remarks. Sir, please. Professor Y. Sudarshan Rao sir.
ओम श्री गुरुभ्यो नमः सभाए। And still is blown up with the speech of our distinguished speaker of the day, Professor Ashok Modak ji. I have yet to land, and it has become so serious. Our minds are engrossed with the thought of how a synthesis can be understood from various political ideologies which have emerged of many political activities through so many leaders of thought. And he has chosen Pandit Deen Dayal ji and Mahatma Gandhi. It's a long way to go to speak about these great personalities of modern times, particularly with reference to our Indian culture and politics. Because here we are engrossed with the one particular thought of nationalism. What is exactly the nationalism is? As we know, that the present trend of historiography has emerged from only 200 years. And this is an offshoot from our European thought, particularly emerging from the nation states of Europe. They had some limitations for defining the nationalism to what we thought of territory or religion or language or these aspects. But the problem is about the culture that we always ask us to explain. What's culture then? Culture is culture related only to these aspects of governance and territory and these aspects, speeches and the language and all that. These will be coming and going. The religions would change and languages would change, and the territories, boundaries would also change. The types of governments would also change. They are all changing. Then how about the culture? So this culture, idea of culture, the concept of culture, had to face so many problems in the course of time, particularly in the modern times. As Professor Modak ji has brought out these in 3 or 4 aspects that we have to encounter with the geo characteristics. And then slowly if we come to the present conditions, culture has to be defined in terms of religion and religious policies towards the majority community or the minority communities or Muslims or Muslimity, what is it? And then the government policies, what kind of policies the governments come up in course of time. But all these things would be changing because ours is a dynamic world, would be changing. So what all these characteristics we say, how these things are influencing the culture and the nationalism which is depending on culture, what kind of antithesis to develop from the culture. So
I think this we can take as our take-home point that a unity could be understood from the basic idea of Bharatiya culture. It is, if we take this as a basis and the platform, the real platform from which the launching pad, out of which all these things would emerge. All the emerged thoughts and actions or activities or movements, they may look different. But if you look deep into the genesis of that activity or thinking, you will find a common base. So that common base is the culture. And on that culture, I think all these things would again be synchronized, synthesized, and could be understood as one. So that kind of ekatva or unity that we should strive for, and what the struggles we just find now in the course of time. So these struggles are not antithesis as it is, but that is going to lead to the synthesis. This synthesis is about the understanding of the thesis in its right spirit and its active form. So this kind of synthesis has to be emerged from the different schools of historians. And they should not think that they are confined only to a particular ideology that strikes them most, but they should see that how it can be related to the other things and what kind of understanding could emerge out of these apparently different activities, thinkings, thoughts. Out of this, a philosophy has to emerge, and the philosophy should unite us. Perhaps I want to remark, wasn't a remark on the our illustrious speaker. I would only mark, as a teacher, sir, I do not know where to place you beyond 100. That's my problem. So this has been a very serious thinking and thought. And he has quoted so many personalities, so many illustrious personalities, verbatim, and also as a historian, pinpointing time, place, and occasion. Really very great stuff for the memory. Extempore, you spoke so well. So now it's my job to bring all of us to ground. We have been flying so far. So it's my responsibility. This is in fact the Foundation Day lecture. On the Foundation Day, I request our chairman, sir, Anwarji. It is customary that the incumbent chairman should preside this meeting, in fact, but he requested me to come, and I don't know that I will be placed here, but he mentioned at the last moment, sir, you should be there on that day. Okay, wonderful, because I am here to see all of our old friends. So, sir, Motilal Ravinderji, he was the member secretary who welcomed me to ACHR, and I'm very grateful to him. He gave me a lot of support to me. And most of the members now who are sitting here are also there in the council. I'm very grateful to them. And all the ICHR staff, those who are here, I remember them, and I'm sure that they also remember me. So that is why I was brought here. And really, I deem it an honor to be amidst you in this golden jubilee celebrations of the Foundation Day.
In fact, here we should say a few words because I was also associated with this ICHR for almost more than Gopinathji, 5 decades. And my friend Shuklaji is also there. Sir, Shuklaji, please get up. You are the grand old man and we should celebrate you because you are the true ICHR from the foundation day. He is the real man. It so happened, it was my fortune that with the birth of ICHR, my career as a historian has started. So both are counterparts in a way. While ICHR may continue for hundreds of years, make more centenaries, I may not be able to look at present at that time or witness them from here. But I am very thankful to God for giving me this opportunity to be in your midst on this grand day, golden day, and to join with you. So that takes me back in the memory lane. Perhaps it was the 70s and the late 70s. The thought of ICHR came up. 90, Shepiji, अरे भैया आप उठिए. So it was late 60s and early 80s. A group of historians met at one place, and they were planning for something like a struggle for freedom, history of struggle for freedom. Earlier also the government has made certain efforts. And Tarachand Ji was there, and a committee was formed. Some, because it is coming from the government, I think so many things do happen, and it could not continue. But on the other way, the history volumes have come up, Tarachand volumes have also come up, and this group have specially met. Very few of them, some of them, of course, they know me personally, very well acquainted with them. And ICHR was not thought of, in fact, it was the project for history of freedom. That was the idea why ICHR was thought. Otherwise, ICSSR, history and the philosophy were the subjects of social sciences. Now, it has been taken from ICSSR and then ICHR was formed. Basically, perhaps, to have the project of freedom study. So long it has been going on the same line. And I was also very grandly associated with the Silver Jubilee function. And then I was also a member of ICHR when Vajpayee ji was the Prime Minister. And then the day, a few months after Modi ji has taken over, I was made chairman ICHR. That was all my privileges. In a way, the God sent gifts for me. Somehow I have been going on with them, and most of the friends from ICHR, those who have retired, most of them have retired, or all of them have retired. So they are all friends to me. And now I have so many young friends who have joined ICHR. So it has seen 3 generations of historians. 3 generations of historians up to 80s, 90s, and then 2010,
2020 and after 2020. So 3 generations of historians in this 50 years of its history have taken part, strengthened the SCHR, and so many projects have been coming out, and they have already come out. And we are very happy to see that this SCHR as an organization, having and because of history, should prosper. I'm very glad because I cannot take much of your time. Before tea, I just wanted to make it a lighter vein so that we can have light tea also. That's promised to you again. And in fact, the incumbent chairman, Professor Ravindra Tanwarji, has given me this honor to say over this lecture. And in fact, he should have been here, and I request him to say a few words on this grand occasion. And I wish you all well. And SCHR would definitely goes on wings under his stewardship. Thank you very much. Basically, I'm a teacher. And for me, past chairman and the present chairman, there's no difference. I must, of course, before I say a few words, we've had a very long day. We had I'm very grateful to Professor Modak for having joined us today. In fact, I took charge as nominated as chairman at 11th of January. By then, Professor Modak's invitation had already been extended. And when I was very happy when we were in touch regularly on the phone and we discussed this topic. See, basically, the SCHR is a platform where we have diverse kind of views. We have tomorrow we are going to present a few very interesting lectures on temple architecture, on the knowledge system. So we have diverse. I'm very happy to listen to the lecture and the manner in which you present it. I'm very grateful to you for having accepted the madness. As to Mr. Rao, I insisted on it being in the dais because, as I said, I've just been in the council for about 2 months. So Jamkekar, my predecessor, immediate predecessor, who's been in the dais for almost longer. And I was very keen that you preside over this lecture. I'm very grateful to a lot of old members of the council. We had this about 2 months to plan this working out. And a lot of overwriting was done. We had to change our program with the last minute. But the team at the SCHR has worked very hard. This is not the time to say all this, but I'm very grateful to the former members of the council, our office bearers, Mr. Ravindra, and so many others, and of course the present council for having this great time to join us. We are trying to push keep the SCHR on the track. I've been in the system now, in fact, my entire career. I started teaching in 77 at the age of 21. SCHR was then 5 years old. So I have grown up with the SCHR. I could never ever imagine one day, it has been an overwhelming experience, I feel visiting the SCHR, being in the chairman I had no idea that one day in my life I'd be standing here. Honestly, this is an internal feeling that I'm sharing. We grew up in that culture in which the SCHR was the dominant body of the school. And it has been continuous. 50 years, in a very eventful period, we made a huge contribution. We are making a huge contribution. We will continue to do so. I won't take much time. As I said, we had a very long day. Some of our members have been sitting with me since 10 o'clock in the morning. They must be tired. And I'm very grateful to you, Sir Professor Modak, Mr. Rao, my colleagues in the dais, and distinguished scholars in the audience for having joined us. And I leave the invitation to proceed to the Rajesh. Thank you. Once again, my very earnest thank you. Thank you, sir. Thank you so much. हमारे प्रदर्शन के लिए डॉक्टर राजेश. Thank you, Dr.
as Professor Rao sir and our chairman sir has briefed to all of you about ICSR, and thank you all of you. And despite that, this moment, thank you to ICSR into take you words, with your permission, sir. I just would thank our today's distinguished speaker, Professor Ashok Modak, sir, and I'm very grateful to Professor Sudarshan Rao, sir, our former chairman, sir, that he could accept our honorable chairman sir's request to be with us on this occasion of Golden Jubilee 50th year of ICSR Foundation. And in the same manner, sir, I'm very grateful, very thankful to our former chairman, Professor Arvind T. Jamkedkar, all our present and former members and member secretaries like Professor Vishkarma sir, Professor P.T. Haridas sir, Professor Rajendran sir, and our national fellow Professor V.K. Vasis sir, Professor Amarjit Lochan sir, Madam Professor Vibha Upadhyay Madam, Professor Raja Dixit sir, Professor Suman Jain Madam, Professor Rajiv ji, Professor Umesh Kadam sir, Professor Himanshu Chaturvedi sir, and our former member secretary, Professor Ravindran sir, Professor Dr. Prabhat Kumar Shukal sir, and our former colleagues, respected Professor Dr. Sabi Ahmed sir, Madam Sangamitra ji, and Dr. Indira Baptist Gupta Madam, and all my present colleagues. On behalf of our chairman sir, I thank you all. And again, on behalf of our council and behalf of our chairman, I am very grateful to all of you, sir, that you could accept our chairman, sir, our ICSR's invitation and could join today's program. And I'm sure that you will join tomorrow also, the program, this exhibition and the lectures tomorrow, sir. Thank you, sir. Thank you once again. थैंक यू राजेश सिंह। कल के कार्यक्रमों की बहुत संक्षेप में मैं आपको जानकारी देता हूँ, उसके बाद हम राष्ट्रगान के लिए प्रक्रिया होंगे। कल हमारे 3 कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। पहला कार्यक्रम हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे है, पैनल डिस्कशन, जिसमें प्रोफेसर राजीव लोचन साहब, गीता राजीव लोचन जी, प्रोफेसर एम.डी. श्रीनिवास जी और प्रोफेसर कपिल कपूर जी उसके मुख्य वक्ता होंगे और हमारे चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर सर उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद पोस्ट लंच के बाद लंच होगा। लंच के बाद हम हमारा एक स्पेशल लेक्चर होगा टेम्पल आर्किटेक्चर पे, चित्रा माधवन जी, डॉक्टर चित्रा माधवन फ्रॉम चेन्नई, सिविल डेलीवेट लेक्चर, और उसको मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। उसके बाद तीसरा हमारा जो मुख्य कार्यक्रम, एक हमारा जो एग्जीबिशन कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल पे, उसका इनाग्रेशन और पूरे हमारे गोल्डन जुबली का वैलिडिक्ट्री, इसमें ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, हमारे मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे सारा ये प्रोफेसर जामखेडकर सर, हमारे चेयरमैन सर, ये लोग उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि सभी इन तीनों ही कार्यक्रमों में इसके साक्षी बने, इसके सहभागी बने। इसी के साथ मैं स्पीकर को निवेदन करता हूँ कि वो राष्ट्रगान प्रारंभ करें। आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की। आप सभी चाय पर आमंत्रित हैं।